हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। तो मैंने आप लोगों को पहले जो पीछे की हमारी वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर के जो टॉपिक हैं और वो जो सिलेबस है हमारे टॉपिक के अंतर्गत जितने सिलेबस है हमारे और कितने कोर्स हमें पढ़ने हैं इस पे मैंने वीडियो आप लोग को दे दिया है। तो अगर आप लोग चाहें तो पीछे के वीडियो में जाके आप उसे देख सकते हैं। तो मैं सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करती हूँ आज से। तो आप लोग मेरे इस चैनल से बने रहिए। और मैंने याद अगर आप लोग मेरे पीछे के वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मैंने ये बोला था आप सभी से कि मैं सेकंड सेमेस्टर के जितने भी टॉपिक हैं उन सबको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगी और जितने नोट्स हो सकेंगे जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं करने का कोशिश करूँगी। वो सारी वीडियोज़ मैं सारे नोट्स ये सब मैं आप लोग को देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग पीछे वीडियो में जाएं और जाके मेरे उस वीडियो को देखें और उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि सेकंड सेमेस्टर में हमें कितने कोर्सेज़ पढ़ने हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें पता चल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो इसे लिखिए, क्योंकि बिना लिखे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। वैसे मैं अभी इसमें नोट्स नहीं दे रही हूँ, इसमें सिर्फ मैं समझाऊंगी और ये जो नोट्स वगैरह होंगे वो मैं अलग से आप लोग को दूंगी। तो इसमें हम कार्ल मार्क्स जो हमारे 5 कोर्स थे, आप लोग इसीलिए बोल रही हूँ कन्फ्यूज़न होगा। आप लोग पहले के वीडियो को एक बार देख लीजिएगा सिलेबस और टॉपिक्स को। फिर वैसे भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो जो हमारा पहला पेपर है, 5 कोर्स है हमारे। तो पहला जो हमारा कोर्स है उसमें पहला कोर्स हमारा है मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थॉट। उसमें 5 यूनिट है हमारे, जिसमें पहला यूनिट जो है वो कार्ल मार्क्स का है और दूसरा यूनिट मैक्स वेबर का है, तीसरा चार्ल्स कुले का है, पीटरिम सोरोकिन का है। तो ये यूनिट करके है इन लोग का। तो आज हम लोग पहले कोर्स यानी कि मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थॉट के पहले यूनिट यानी कि कार्ल मार्क्स उनको हम पढ़ेंगे। तो कार्ल मार्क्स में हमें टॉपिक जो लिखा हुआ है, कार्ल मार्क्स के टॉपिक में हमें पढ़ना है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को और कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन। ये 3 टॉपिक हमें कार्ल मार्क्स के अंतर्गत पढ़ना है। हमारे जो सिलेबस है वही मैं आप लोग को बता रही हूँ, ये चीज़ हमें पढ़नी है। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कार्ल मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म था ये क्या था, कार्ल मार्क्स थे कौन, कार्ल मार्क्स के विचार कैसे थे, और ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का ये कथन उनके जीवन, उनके विचार एवं उनके फिलॉसफी का एक उदाहरण है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो है। तो मार्क्स की जो फिलॉसफी थी वो रेवोल्यूशनरी थी, उनके विचार जो थे वो क्रांतिकारी थे। मार्क्स के उन्हीं विचारों को आधार बनाकर दुनिया के कई समाजों ने, कई विद्वानों ने कई रेवोल्यूशंस किए। 19th सेंचुरी की बात करते हैं हम, तो उस समय दुनिया के 1/3 देश ने अपने आप को मार्क्सिस्ट कहने लगे थे। दुनिया के जो 1/3 देश हैं वो सब अपने आप को मार्क्सिस्ट कहने लगे थे। 19th सेंचुरी की बात है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हर 10 में से 4 व्यक्ति एक ऐसे देश के नागरिक थे जहाँ की सरकार व समाज मार्क्स के सिद्धांत, मार्क्स के विचार उन्हीं के आधार पर अपने समाज को वो चला रहे थे, बना रहे थे। तो मार्क्स की वो कौन सी ऐसी विचार थी, वो कौन सी फिलॉसफी थी जिसने पूरे विश्व को इतने व्यापक स्तर पर प्रभावित किया था और आज तक प्रभावित करते आ रहे हैं। जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव्स हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, ये हर जगह इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये सारी चीज़ें हर जगह पे हमें देखने को मिलती है। तो वो प्रभावित करती आ रही है। तो मार्क्स के इन्हीं विचार व इन्हीं फिलॉसफी को हम अपने इस वीडियो में आज समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी ऐसी फिलॉसफी इनकी है, वो कौन से इनके आइडियाज़ हैं जिसे लोग अब अभी तक फॉलो कर रहे हैं। और उस समय 19th सेंचुरी में भी 1/3 देश इनके इस आइडियाज़ को और इनके इस फिलॉसफी को लोग एब्जॉर्ब कर रहे थे और उससे समझने का प्रयास कर रहे थे। तो आज हम इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे। और तब हम देखते हैं कि और मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं वो 3 भागों में डिवाइड है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला जो है वो है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और दूसरा है क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म और तीसरा है थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो जो पहला हमारा है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और दूसरा है पूंजीवाद की आलोचना मतलब क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म और तीसरा है थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशंस मतलब क्रांति के सिद्धांत। तो
इन तीनों सिद्धांतों को बताने के लिए मैं आप लोग को 3 वीडियो दूँगी, मतलब कार्ल मार्क्स को सिर्फ समझाने के लिए मैं 3 वीडियो आप लोग को दूँगी। और तीनों वीडियो में मैं अलग-अलग करके, जैसे आज के वीडियो में मैं आप लोग को सिर्फ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म समझाऊँगी, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म पे, और जो हमारा उसके बाद वाला होगा वो थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशंस पे होगा। तो हमारे जो टॉपिक हैं ये 3 टॉपिक ही हमें कार्ल मार्क्स को तो बहुत सारी बहुत ऐसी हैं जिसे हम उन्होंने दिया था, लेकिन हमें हमारे टॉपिक में सिर्फ यही 3 जो बोलते हैं 3 हेडिंग्स, 3 टॉपिक्स जो यही हैं। तो उसमें आज हम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को समझेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्क्स जिस समय से बिलोंग करते थे वह समय इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का था। ठीक, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मार्क्स जिस समय से बिलोंग करते थे वो समय था इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का। तो मतलब 19th सेंचुरी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। जो 19th सेंचुरी थी, 19th सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं, तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति जो था, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, वो पूरे यूरोप में फैल चुका था। और इस क्रांति से होने वाले जो दुष्प्रभाव थे वो भी हमें आमतौर से समाज में देखने को मिल रहे थे। इसके जो मतलब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मार्क्स लिव ड्यूरिंग, यहाँ पे मार्क्स के जीवन काल में 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल औद्योगिक पूंजीवाद जो है वो पूरे विश्व में, मतलब यूरोप में पूरे तरह से हर क्षेत्र में छा गया था। और इसके परिणाम भी उन्हें देखने को मिल रहे थे, जैसे पुअर कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास, और ये एक्सेस ऑफ एक्सप्लोनेशंस, और एब्जेक्टिव पॉवर्टी, और इकोनॉमिक इनक्वालिटी। मार्क्स उस समय की सोसाइटी को देखकर खुश नहीं थे। जैसे मार्क्स जो ये सारी चीज़ें थी ये सब मार्क्स को दिखता था, मार्क्स को ये सब कुछ दिखाई देता था, और ये उस समय की उस सोसाइटी से खुश नहीं थे, और वो इस सोसाइटी को बदलना चाहते थे। वो देखते थे, जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के क्या क्या दुष्प्रभाव थे ये देखते थे वो, और इससे वो खुश नहीं थे मार्क्स, और इससे वो बदलना चाहते थे। तो वो उनका मानना था कि यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्क्स वांटेड टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सोसाइटी। मार्क्स ये सोचते थे, मार्क्स समाज को बदलना चाहते थे। तो अब किसी भी चीज़ को बदलने से पहले हमें उसके विषय में समझना पड़ेगा। तो ये समाज को बदलने से पहले समाज को समझने की कोशिश किए। तो मार्क्स को पता था कि समाज के वर्तमान को समझने के लिए उन्हें समाज के इतिहास को समझना होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ मतलब जो हमारा प्रेजेंट है वो किस सिचुएशन से होके किस स्टेज से गुजरता हुआ प्रेजेंट में आया है, और प्रेजेंट में क्या रिज़ल्ट है। तो इसके लिए हमें पास्ट को देखना पड़ेगा कि हमारा पास्ट कैसा था। तो मार्क्स यही मानते थे, उनको पता था कि समाज के वर्तमान को समझने के लिए, मतलब समाज के प्रेजेंट को यहाँ पर हम देखते हैं, समझने के लिए उन्हें समाज के, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, समाज के पास्ट को समझना पड़ेगा। मतलब मार्क्स न्यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट इज ही हैज़ टू अंडरस्टैंड द पास्ट। तो वो उनका यही मानना था कि समाज के वर्तमान को समझने के लिए समाज के पास्ट को समझना होगा, या समाज के पास्ट में जाना होगा। तो देखते हैं कि वो अपने जब वो मतलब प्रेजेंट के बाद से जब वो अपने तुरंत, मतलब प्रेजेंट ये चल रहा है, और उसके तुरंत के बाद के पास्ट को देखते हैं, मतलब तुरंत के बाद को, बहुत प्राचीन समय की बात नहीं कर रहे हैं, वो तुरंत के बाद को देखते हैं, थोड़े से पास्ट में जाते हैं तो उन्हें फेड्यूलिज्म मिलता है। मतलब ये प्रेजेंट हो गया अपना, और थोड़ा ही दूर पे जाते हैं वो, तो मतलब थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो उन्हें फेड्यूलिज्म मिलता है। फेड्यूलिज्म सोसाइटी उन्हें देखने को मिलती है, और उससे थोड़ा सा दूर जाते हैं तो उन्हें स्लेव सोसाइटी देखने को मिलती है। तो मार्क्स ये सोचते हैं कि ये जो बदलाव हमारे समाज में, जैसे कि पहले ये हो गया आपका फेडरलिज्म सोसाइटी, उसके बाद से जो स्लेव सोसाइटी, फिर आया आपका कैपिटलिज्म सोसाइटी, मतलब प्रेजेंट जो चल रहा है वो कैपिटलिज्म। ये इनके जीवन काल की बात है उस समय। तब ये सोचते थे कि जो हमारा भविष्य होने वाला है, फ्यूचर जो हमारा होने वाला है, वो किस प्रकार की सोसाइटी आने वाली है। तो इस चीज़ को मतलब उनका एक टारगेट हो गया था ऐसा, वो अपना एक टारगेट बना लिए थे कि जो मतलब ये था उनका टारगेट था कि पास्ट जो हमारी जो पास्ट सोसाइटी है और जो प्रेजेंट सोसाइटी है, इन दोनों के बीच एक पैटर्न है, और उनको समझने का मतलब उनको समझने की ज़रूरत है। और वो अगर हम समझ लेते हैं तो हम बता सकते हैं कि कैपिटलिज्म के बाद क्या आएगा।
मतलब उनका मानना था कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास्ट को मतलब अगर ये पास्ट हमारा ऐसे गुजरा है तो प्रेजेंट आया है, तो किस प्रकार से हमारा ये पास्ट गुजरा है, इसलिए मतलब फेड्यूलिज्म और स्लेव सोसाइटी किस प्रकार से गुजरी है कि कैपिटलिज्म आई है। तो यदि हम इन दोनों के बीच के पैटर्न को समझ लेते तो हम ये भी जान जाएंगे कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो ये उनका टारगेट था इन दोनों के बीच की कड़ी को समझने के लिए, मतलब इन दोनों के बीच के पैटर्न क्या है उनको समझने के लिए। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये स्लेव सोसाइटी, ठीक है, ये हो गया अपनी, ये स्लेव सोसाइटी हो गई, फेड्यूलिज्म सोसाइटी हो गई और कैपिटलिज्म सोसाइटी। ये तीन हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट के स्टेज हैं। मतलब इन तीन तरीक़ों से हमारा सोसाइटी डेवलप किया। और हाँ, इन तीन तरीके से हमारा सोसाइटी डेवलप किया। अब समाज का हम यहाँ पे देखते हैं कि समाज का जो डेवलपमेंट होता है वो पर्टिकुलर एक लॉ को फॉलो करता है। ये मतलब मार्क्स का मानना था कि इज़ देयर एनी identifiable law which explains the development of society what lies after capitalism। मतलब समाज का जो डेवलपमेंट है वो पर्टिकुलर एक लॉ है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, जिसके आधार पर समाज का विकास होता है। मतलब उनका यही मानना था कि कुछ ऐसा एक नियम है जो चेंज हो रहा है और वो चेंज होने के बाद से हमारे समाज में डेवलप हो रहा है। तो मार्क्स अपनी थ्योरी को साइंटिफिक कहते थे, वो अपने थ्योरी को साइंटिफिक मानते थे, मतलब वैज्ञानिक रूप से मानते थे। तो इनको लगता था कि जैसे कोई एक, यहाँ पे हम देख लेते हैं, मार्क्स थॉट न्यू द आंसर। उनको लगता था, जैसे मार्क्स को ये लगता था कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर लॉ है जिससे हमारी सोसाइटी डेवलप कर रही है, यूं ही एक स्टेज से दूसरे स्टेज में नहीं जा रही है। मतलब जो डेवलप कर रहा है उनको लगता था कि यदि वो इस लॉ को ढूंढ लें तो यह पता लगा सकते हैं कि कैपिटलिज्म के बाद क्या आने वाला है। तो उनको ये लगता था कि मार्क्स वो चीज़ जानते हैं, और वो मतलब मार्क्स को ये लगता था कि वो ये जानते हैं कि इन दोनों के बीच का पैटर्न क्या है, और वो इस कड़ी को समझाना चाहते थे, आइडेंटिफाइबल करना चाहते थे, और उसके बाद से मतलब कैपिटलिज्म के बाद से क्या आने वाला है इसे वो बताना चाहते थे। तो हम देख लेते हैं कि मार्क्स थॉट ही न्यू द आंसर, मार्क्स हैज़ ए थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। वो एक उन्होंने मतलब थ्योरी ऑफ हिस्ट्री उनका जो सिद्धांत था, यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि कैपिटलिज्म के बाद क्या होने वाला है, और उनको लगता था कि इसका आंसर उनके पास है। आई न्यू द आंसर उनके पास है, और उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत दिया, थ्योरी ऑफ हिस्ट्री के अंतर्गत बताया। इन सोसाइटी का जो फेड्यूलिज्म के बाद स्लेव सोसाइटी का, ठीक है, जैसे मान लीजिए फेड्यूलिज्म के बाद से स्लेव सोसाइटी, और उसके बाद से ये जो आपका कैपिटलिज्म आया। तो ये जो डेवलप है वो कैसे होता है, वो जो आइडेंटिफाइबल लॉ की बात करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे वो जो आइडेंटिफाइबल लॉ की बात कर रहे हैं, वो अपने मतलब वो अपने इसी लॉ को प्रेजेंट करते हैं। जो आइडेंटिफाइबल लॉ मतलब जो एक पैटर्न वो बता रहे हैं, उसी पैटर्न को वो अपने विस्तार करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो उसे थ्योरी ऑफ हिस्ट्री में उनके इसी थ्योरी को डायलेक्टिकल थ्योरी कहा जाता है। तो उनका जो थ्योरी ऑफ हिस्ट्री है इसे ही डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म कहा जाता है, और डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म को ही हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म या मेरिटलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। मतलब थ्योरी ऑफ हिस्ट्री को डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म कहा जाता है, और उसी को हिस्ट्री ऑफ मैटेरियलिज्म और उसे ही मैटेरियलिज्म कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्ट्री मतलब उनका जो डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म है, अब उसे हम समझेंगे कि अब मतलब हम यहाँ पे जानेंगे कि मैंने अभी आप लोग को जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि इस वीडियो में डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म को ही हमें समझना है। तो अभी तक तो मैंने बताया कि ये डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म आया कैसे उनके दिमाग में, ये द्वंदात्मक भौतिकवाद जो है उनके माइंड में ये चीज़ आई कैसे। तो हम अब हम ये चीज़ जानेंगे, इसका डेफिनेशन जानेंगे कि डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म है क्या, ठीक है, मार्क्स के अनुसार। तो डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म मार्क्स का जो थ्योरी ऑफ हिस्ट्री था, मतलब द्वंदात्मक भौतिकवाद, उसके तहत मार्क्स हमें बताना चाहते थे या फिर बताने की कोशिश कर रहे थे कि समाज का विकास कैसे होता है
ठीक। और एक चरण से दूसरे चरण में समाज का विकास कैसे होता है, किस कानून के आधार पर, किस लॉ के आधार पर समाज का डेवलप होता है, यह है डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म। ठीक है। तो द्वंद्वात्मक, यहाँ पे हम इस चीज़ को मैंने लिख दिया है कि इन दिस अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रियलिटी फिलोसफर आइदर क्लासिफाइड एज आइडियलिस्ट आर मेटेरियलिस्ट। तो यहाँ पे, और अब हम देखते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, ये चीज़ हम जानेंगे। इन तीनों फेजेस का मतलब यही होता है, जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने आप लोग को बताया कि ये आपका हो गया मार्क्स हैज़ ए, हाँ, ये हो गया आपका थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, मैंने अभी बताया आप लोग को, और उसे डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म। ठीक है। और उसे ही डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म को ही हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म और उसे ही मैटेरियलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री, इन तीनों के नाम से डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म को ही जाना जाता है। अब इसको डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म को हम अच्छे से समझेंगे, थोड़ा ध्यान से हमें समझना पड़ेगा कि डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म है क्या। तो अभी ये चीज़ मैंने आप लोग को बताया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटेरियलिज्म का मतलब क्या है, जिससे अब यहाँ पे हमें सिंपल देखने को मिलता है कि डायलेक्टिकल एक अलग वर्ड है, ठीक है, और मैटेरियलिज्म एक अलग वर्ड है, ये दो वर्ड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैटेरियलिज्म का मतलब क्या है, इसे हम समझेंगे। उसके बाद समझेंगे कि डायलेक्टिकल का मतलब क्या है, तो फिर इन दोनों को कंबाइंड करेंगे और और उसके बाद हम समझ पाएंगे कि डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म क्या है। ठीक। तो अभी हम सबसे पहले मैटेरियलिज्म समझते हैं, मतलब भौतिकवाद, इसको समझते हैं। अभी डायलेक्टिकल द्वंद्वात्मक को हम साइड में रखते हैं, मैटेरियलिज्म को समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इन देयर अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रियलिटी फिलोसफर आर आइदर क्लासिफाइड एज आइडियलिस्ट आर मैटेरियलिस्ट। मतलब कि फिलोसफर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फिलोसफर जो हमें रियलिटी, जो यथार्थ है, यथार्थ को समझाने की कोशिश करता है। फिलोसफर ट्राई टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है। जो फिलोसफर है वो नेचर ऑफ रियलिटी, मतलब यथार्थता को समझाने की कोशिश करते हैं, और रियलिटी के नेचर को एक्सप्लेन करते वक्त फिलोसफर दो अप्रोच को अपनाते हैं, दो तरीके से दो तरीके का नज़रिया वो देते हैं मैटेरियलिज्म को समझाने के लिए। अब पहला जो तरीका होता है इनका, वो होता है आइडियलिस्ट, मतलब आइडियलिज्म जो है एक आइडियलिज्म के तहत बताते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और दूसरा एक होता है मैटेरियलिज्म। मैटेरियलिज्म मतलब ये जो मैटेरियलिज्म है, इससे दो अप्रोच, जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट लोग हैं, वो लोग इसके दो अप्रोच बताते हैं। पहला अप्रोच है आइडियलिज्म और दूसरा अप्रोच है मैटेरियलिज्म। तो आइडियलिज्म क्या है वो हम देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा जो क्या कह सकते, कुछ समाजशास्त्री जो हैं वो ये मानते हैं कि जो फिलोसफर हैं, ठीक है, जो फिलोसफर आइडियलिज्म है, मतलब जो फिलोसफर आइडियलिज्म को मानते हैं, वो ये कहते हैं कि जो आइडिया कॉन्सेप्ट है, मतलब आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, वो ही रियल होते हैं। तब जो आइडियाज़ हैं, ये क्या लिखा है, द वर्ड अराउंड अस इज़ नथिंग बट द रिफ्लेक्शंस ऑफ आइडियाज़। मतलब ये आइडियलिज्म जो है वो पहले ये मानते हैं कि सबसे पहले इस दुनिया से पहले इसमें विचार आया और इस विचार के बाद से दुनिया आई। इनका मानना था कि जो आइडियाज़ है, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, वो रियल होते हैं या अल्टीमेट और रियल होते हैं। और आइडियाज़, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, आइडियाज़, ये जो दुनिया है वो इन्हीं आइडिया का एक प्रतिबिंब है। मतलब वो उनका मानना था कि सबसे पहले विचार है और विचार का ही रिफ्लेक्शंस, मतलब प्रतिबिंब, इस दुनिया को वो मानते थे। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट कम्स आइडिया एंड देन वर्ड, पहले विचार आया और उसके बाद से विश्व, मतलब देश आया। आइडियाज़ कंस्टिट्यूट द रियलिटी नॉट देयर वर्ड मैनिफेस्टेंस। तो ये इनका मानना था। और आइडियलिस्ट फिलोसफर जो हैं उसमें सबसे पहले, मतलब अगर आइडियलिस्ट फिलोसफर की बात करें तो हम सबसे पहले JGWF हीगल, मतलब मार्क्स, हीगल की बात करते हैं। और जो मार्क्स हैं वो हीगल से काफ़ी प्रभावित भी हैं। वो कैसे प्रभावित है, इसके संदर्भ में हम आगे देखते हैं कि मार्क्स को फिलोसफर, जबकि देखिए जो हीगल है वो आइडियलिस्ट है,
ठीक है, वो इसको फॉलो करते हैं, और जो हमारे मार्क्स हैं वो मैटेरियलिज्म को फॉलो करते हैं। उनका मानना है मैटेरियलिज्म, जैसे ये हीगल का मानना था कि पहले विचार आता है और विचार के बाद से देश आता है, मतलब कि फर्स्ट कम्स आइडिया एंड देन वर्ड। और उनका मानना है, मार्क्स का मानना है कि पहले पहले देश आता है। जब तक देश नहीं आएगा, जब किसी चीज़ को हम फील नहीं करेंगे, उसे अगर छू नहीं सकते, उसे समझ नहीं सकते, तो फिर हमारे सोचने की शक्ति कहाँ से आएगी। तो उनका मानना है कि पहले देश आता है फिर विचार आता है। इनके मतलब इनके विरुद्ध वो सोचते हैं, इनसे रॉन्ग सोचते हैं। उसके बाद भी वो इनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं हीगल से, क्योंकि जो थ्योरी ऑफ हिस्ट्री है वो हीगल का ही देन है। और हीगल ने उसे किस तरह से डिस्क्राइब किया और मार्क्स ने उसे किस तरह से डिस्क्राइब किया, वो मैं अभी आगे आप लोग को बताऊंगी। तो अभी हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हाँ, ये मैं आप लोग को बता रही थी कि जैसे यहाँ पे है कि फॉर आइडियलिस्ट, मतलब ये जो आइडियलिस्ट है वो ये मानते हैं कि पहले आइडिया आया, फिर उसी का इम्परफेक्ट कॉपीज़ है वो मटेरियल वर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि मार्क्स जो है वो थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, इसमें मैटेरियलिज्म को किस तरह से अब हम समझेंगे। यहाँ पे मैंने आइडियाज़ बता दिया आप लोग को। आइडियलिज्म क्या है कि आइडियलिज्म वाले ये मानते हैं कि सबसे पहले आइडिया आया, उसके बाद से देश आया। फिर ये क्या मानते हैं, मैटेरियलिज्म क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि व्हाट इज़ रियल द मटेरियल वर्ड एंड आइडियाज़ आर जस्ट द रिफ्लेक्शंस ऑफ इट। फर्स्ट कम्स वर्ड एंड देन द आइडियाज़। मतलब उनका मानना है कि आइडियलिज्म का सीधे उल्टा है कि इसमें मैटेरियलिज्म कहता है कि मैटेरियलिज्म रियल है और आइडिया इन मैटेरियलिज्म का रिफ्लेक्शन है, जस्ट उल्टा। ठीक है, पहले वर्ड आया, दुनिया होगा। इनका मानना था कि अगर दुनिया होगा नहीं तो विचार कहाँ से आएगा। ये कहते हैं कि जो दिखता है वही रियल होता है। इनको देखने के बाद ही हमारे दिमाग में आइडिया आता है। इनको मतलब जब तक हम किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, छुएंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमारे विचार मस्तिष्क कैसे काम करेंगे, इनका मानना था। और इसके इम्पॉर्टेंट फिलोसफर हैं कार्ल मार्क्स। मैटेरियलिज्म के इम्पॉर्टेंट फिलोसफर हैं मैटेरियलिज्म के, ठीक है, कार्ल मार्क्स। और ये आइडियलिज्म के हैं हीगल। और हीगल मार्क्स किससे प्रभावित थे, हीगल से। तो अब हम देख लेते हैं कि फॉर मैटेरियलिस्ट, मतलब कि यहाँ पे भी आप लोग समझ सकते हैं कि फॉर मैटेरियलिस्ट जो है भौतिकवाद जो है वो ये मानते हैं पहले कि मैटेरियलिज्म वर्ड आया, उसके बाद से मतलब पहले देश आया और लुक एट इट, उसके बाद से लोगों के अंदर फॉर्म, आइडिया एंड कॉन्सेप्ट्स, मतलब विचार और अवधारणाएँ उसके बाद से आई, दुनिया के बाद से। तो हमें ये क्लियर हो गया कि डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म में मैटेरियलिज्म को दो अप्रोचेस से देखा जाता है। पहला है आइडियलिज्म और दूसरा है मैटेरियलिज्म। आइडियलिज्म में कहा जाता है कि पहले आइडिया आया फिर देश आया, और इसमें मैटेरियलिज्म में कहा जाता है कि पहले देश आया फिर आइडिया आया। ठीक, तो ये हमारा हो गया। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो अभी फिर इसके बाद से हम देख लेते हैं कि मार्क्स जो है वो थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, मतलब डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म। एक काम करती हूँ, ये मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ। अभी तक आप लोग यहाँ तक समझिए कि मैटेरियलिज्म को दो अप्रोच से देखा जाता है, और आप लोग इसमें ये चीज़ देख लीजिए। इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डायलेक्टिकल समझाऊंगी कि डायलेक्टिकल क्या होता है।